ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, हमें ऑस्टियोमाइलिटिस पढ़ा है हमने। ऑस्टियोमाइलिटिस क्लास तुम्हारी मैंने ली थी है नहीं। ऑस्टियोमाइलिटिस इज अ इन्फेक्शन ऑफ बोन, ठीक है। तो उसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम इज आल्सो इन्फेक्शन ऑफ बोन कॉज्ड बाय द सेम, कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। देन व्हाई डू वी नीड टू स्टडी डिफरेंटली? हमें इसे अलग से क्यों पढ़ने की जरूरत है? कुछ होगा इसमें, देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट देन अदर बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग इट, ठीक है। तो हम वी विल बी रीडिंग ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम ऑन द फॉलोइंग हेडिंग्स। फर्स्ट वी विल सी द जनरल कंसीडरेशन, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा स्पाइनल, द मोस्ट कॉमन साइट जो हमारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की होती है, ऑस्टियोआर्टिकुलर ट्यूबरक्लोसिस की होती है स्पाइन। तो स्पाइन को छोड़ के जो बाकी जगह हैं, वी कॉल इट ऑस्टियोआर्टिकुलर ट्यूबरक्लोसिस। ऑस्टियो मीन्स बोन, आर्टिकुलर मीन्स जॉइंट। तो अब जॉइंट्स की भी जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, वील सी फर्स्ट दैट, देन वील गो टू स्केलेटल स्पाइनल, ठीक है। स्पाइन, हिप जॉइंट, नी, शोल्डर और मिसलेनियस जो स्मॉल जगह पे, स्मॉल प्लेसेस व्हिच अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस, विल सी दैट। अब ट्यूबरक्लोसिस अब पता ही है किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन्फेक्शन नोन इन आवर हिस्ट्री, ठीक है। इसके जो आपके व्हाट यू से कि रेमिनेंट्स हैं वो ममीज में भी पाए गए हैं, इजिप्शियन ममीज में भी पाए गए हैं। दैट्स व्हाट इट सेज कि ये बहुत समय से चली आ रही है। ऑब्वियसली व्हाट यू शुड नो कि जो चीज इतनी पुरानी है उसके ट्रीट करने के, उसको मैनेज करने के, उसको डायग्नोज करने के, डील करने के भी तरीके बहुत पुराने से समय से चले आ रहे हैं, विच हैव बीन रेक्टिफाइड एंड रिवाइज्ड फ्रीक्वेंटली, ठीक है। So that's why we need to read it because it is one of the most common और बहुत ही prolonged, मतलब कि ड्यूरेशन तक इन्फेक्शन होने वाली चीजें थी, ठीक है। There are so many things which we call them। तो यक्षमा, ऋग्वेद और आयुर्वेद जो था हमारा अथर्वेद, उसमें इसमें यक्षमा कहा जाता था इसको, ठीक है। ये सब हिस्टोरिकल चीजें हैं, आपको पता रहेंगी तो यू नो द बैकग्राउंड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कि क्यों ट्यूबरक्लोसिस इतना इंपॉर्टेंट है फॉर अस, ठीक है। बिकॉज recently because of these drugs and all we can control tuberculosis, but before this was not like that, है ना। पहले हमें मतलब कि जैसे टीबी होती थी, it was a very bad omen, जैसे कि tuberculosis is a very bad disease which cannot be treated and patients were left alone, nobody used to talk them, it was like अछूत बीमारी हो गई है। So that's why we should know कि कैसे we have modified and rectified the things। थाइसिस कहते थे by Greeks and Romans, और इजिप्टियन ममीज में भी हमें मिलती है। दैट व्हाट इट शोज कि कितनी पुरानी है। परसिवियल पॉट ने इसको पहली बार स्पाइन का जो हमारी ट्यूबरक्लोसिस थी 1799 में परसिवियल पॉट ने बताया था कि ये स्पाइन में जो होती है उसे पॉट्स हम इतने नाम से देते। देन रॉबर्ट कोच ने 1882 में पहली बार माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस देखा था, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। अब इन्फेक्शन किसको हो सकता है, वही मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है किन किन लोगों में कॉमन है। तो सबसे पहली चीज, ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन खुद पता होना चाहिए तुम्हें कैसे होता है, हाउ डज इट हैपन। नॉर्मल जो आपकी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरकल बैक्टीरिया कैसे एक्ट करता है इन आवर बॉडी टू डिफेंड। वी हैव व्हाट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स हैं हमारे जो कि डिफेंड करते हैं किसी भी इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, या डोर क्लोज करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया से डिफेंड करते हैं। दे फैगोसाइटाइज इट एंड दे डाइजेस्ट इट। बट द डिफरेंट पार्ट विद ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया इज कि ये मैक्रोफेजेस के अंदर ही ग्रो करता है। जो आप जायंट सेल्स और क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टर्म विच वी यूज फॉर ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन। आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराते हो जहां पे आप डाउटफुल हो, आप बायोप्सी के लिए भेजते हो, द मोस्ट कॉमन थिंग विच दे विल राइट एंड सेंड टू यू इसकी क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन, ठीक है। तो क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस मतलब कि देयर इज समथिंग, जैसे अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी ही डाल दी जाए, समथिंग एनीथिंग विच इज फॉरेन, आपकी बॉडी क्या करना चाहेगी, इट विल ट्राई टू रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्या होता है, वी हैव ओनली, जिसपे हम डिपेंड करते हैं वो फैगोसाइटोसिस, कि आप जो भी होगी फॉरेन बॉडी, फॉरेन थिंग, व्हाटएवर, इट विल फैगोसाइटाइज दिस एंड इट विल रिमूव इट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। उसी तरह ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जाके आपके मैक्रोफेजेस के अंदर ही रिसाइड करता है एंड इट ग्रोज इनसाइड द मैक्रोफेजेस। तो हाउ स्ट्रॉन्ग हिज डिफेंस सिस्टम इज, दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ इट, है ना। तो अब इसमें वो किस में होता है ये कॉमन, रिफ्यूजी से टर्म से मतलब है कि
दोज मतलब जिनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, आप कह सकते हो जो दोज हु आर लिविंग इन क्राउडेड प्लेसेस, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है, ठीक है। देयर इज वन थिंग कॉल्ड इन्फेक्शन एंड देयर इज वन थिंग कॉल्ड डिजीज। आपको पता होना चाहिए इन्फेक्शन और डिजीज में क्या अंतर होता है। इन्फेक्शन इज व्हाट इज इन्फेक्शन? इन्फेक्शन का मतलब है कि आपकी बॉडी में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। डिजीज मतलब वेदर इट इज डूइंग एनी हार्म टू योर बॉडी और नॉट। अगर आपकी बॉडी को हार्म कर पा रहा है देन यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, अदरवाइज इज जस्ट एन इन्फेक्शन, इट विल गो ऑफ। तो उसी तरह आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की फाइटिंग पावर कितनी है, वो बहुत डिपेंड करती है कि इस डिजीज का आउटकम क्या होगा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है, then what will happen? You will just contain the infection, you will have a good response and you will get rid of it eventually. Calcify होंगे, nodules बनेंगे and you will get rid of it. But अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर है, you don't have that fighting power, आपके पास B cells की उतनी ताकत नहीं है, then what will happen? कि वो क्रॉनिकली वो चीज क्रॉनिक बनेगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी will try to keep on defending it, but it cannot, so it goes on a chronic course, ठीक है। IV ड्रग अब्यूजर्स, इन सब वॉट एवर यू सी हियर, इन सबका बस एक ही बैकग्राउंड है कि दे हैव पुअर इम्यूनिटी। IV ड्रग अब्यूजर्स दे फ्रीक्वेंटली अंडरगो लॉट ऑफ इन्फेक्शन, जिसको की बॉडी अपने आप डील कर रही है, उसी में ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाए तो दे हैव लेस चांस ऑफ डिफेंडिंग इट। HIV पेशेंट्स दे हैव वीक आपके लिम्फो इम्यून रिस्पॉन्स। अल्कोहलिक्स, एल्डरली, पीपल विद पुअर न्यूट्रिशन, थेरेप्यूटिकली इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, पेशेंट्स ऑन कैंसर कीमोथेरेपी। तो इन सारी चीजों का रिस्क फैक्टर अगर आपसे फिजियोलॉजिकली या पैथोलॉजिकली पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? दोज हु हैव पुअर इम्यून रिस्पॉन्स। सिंपल सी बात है। अब पुअर इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ कैंसर, बिकॉज ऑफ सम इम्यूनोसप्रेसेंट्स व्हिच यू आर गिविंग इन केस ऑफ कैंसर्स, ठीक है। अब ये कुछ चीजें हैं, कुछ डाटा हैं, आप देखो 30 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस बाय अकॉर्डिंग टू 2010 डाटा। 3 million people die every year due to tuberculosis. Nearly 6 million cases of tuberculosis in India in 2010. ठीक है, तो ये इतनी मतलब कि सिंपल चीज नहीं है। We might be harboring it, but we are not manifesting it. ठीक है, ये आप एक मैप के हिसाब से देखो, then you will understand. See, कि these all red patches what you see are infected with more than 300 cases per 1 lakh people. ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो कि हाउ मच एरिया इज इन्फेक्टेड, कितना हमारा प्रिवलेंस है इसका। अब आ जाओ तुम, हम पढ़ रहे हैं क्या? ऑस्टियो आर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस, वी आर नॉट रीडिंग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो डेफिनेटली जो हमारी ऑस्टियो आर्टिकुलर, नेम इटसेल्फ सेज ऑस्टियो मींस बोन, आर्टिकुलर मींस, ठीक है। तो इंसिडेंस वाइज अगर हम देखते हैं तो हाँ, सबसे पहले मोड ऑफ स्प्रेड कुड बी मतलब शुड बी हेमेटोजेनस, राइट। आपके डायरेक्टली आप कहीं से बैक्टीरिया आके आपके बोन में नहीं एंटर कर जाएगा until unless बोन इज एक्सपोज। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट ऑब्वियस रूट ऑफ ट्रांसफर इज हेमेटोजेनस, ठीक है। तो हेमेटोजेनस स्प्रेड की वजह से जो मोस्ट कॉमन साइट हमारी बनती है वो होती है स्केलेटल सिस्टम में, मतलब आपकी स्पाइन। अब स्पाइन ऐसे क्यों बनता है? बैटसन प्लेक्सस पता है? बैटसन प्लेक्सस, बैटसन्स प्लेक्सस जो होते हैं वो ड्रेन करते हैं आपके प्लेक्सस ऑफ वीनस सिस्टम होता है, जो कि आपके सैक्रोइलियक एज वेल एज आपके लंबर और सैक्रल वर्टिब्रास को इन्वॉल्व करते हुए एक प्लेक्सस होता है वेन्स का, जो कि आप डिपेंडेंट पार्ट से होते हुए ड्रेन करते हुए आपके वहां पे जाता है। तो अब इसी की वजह से आपका जो मोस्ट कॉमन साइट है इन्वॉल्वमेंट का वो जाती है आपकी स्पाइन, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट इज योर नी, हिप, सैक्रोइलियक जॉइंट, एल्बो एंड मेटाटार्सल फेलेंजर जॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो मोस्ट कॉमन स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस है वो है स्पाइन की, ठीक है। नेक्स्ट विल बी योर नी एंड देन योर बी हिप, ठीक है। अब पैथोलॉजी आप देखो, ऑस्टियोआर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस इज अ रिजल्ट ऑफ हेमेटोजेनस डिसेमिनेशन फ्रॉम प्राइमरी इन्फेक्टेड विसरल फोकस, मोस्ट कॉमन लंग्स, ठीक है। द प्राइमरी फोकस में बी एक्टिव और क्वेश्चन कैन बी इधर इन लंग्स और लिम्फ नोड्स ऑफ द मेडिस्टम और किडनी और अदर विसरल। ऑब्वियस है, ये सारी चीजें आपकी हमारी सेकेंडरी इन्फेक्शन ही होते हैं बोन में, दैट्स व्हाट इट सेज, ठीक है। बैटसन प्लेक्सस ऑफ वेन्स और ट्यूबरकुलर bacilli reach the joint space via the blood stream through subsynovial vessels and directly from the lesion in the epiphyseal bone। अब ये जॉइंट में कैसे करता है? सब साइनोवियल वेसल्स के,
कोल्ड एब्सेस, कोल्ड एब्सेस के बारे में पढ़ा है? कोल्ड एब्सेस, व्हाट डज इट मीन? कोल्ड एब्सेस क्या होता है? देखो एब्सेस, एब्सेस क्या होता है, सिंपली छोड़ो, एब्सेस क्या होता है? व्हाट इज एन एब्सेस? डिब्री, आपके सेल डिब्रीज होती हैं और WBCs जो विच डाइड इन फाइटिंग द वॉर, वो जो सारी आपकी डिब्रीज होते हैं सेल के, दैट फॉर्म्स एक्चुअली एन एब्सेस. सो देन व्हाई इट इज, व्हाई वी कॉल हियर एज कोल्ड एब्सेस? नॉर्मली जो एब्सेस आप देखते हो, द टेम्परेचर शुड बी रेज्ड. रेज्ड क्यों होता है टेम्परेचर? साइटोकाइंस ये सब हैं आपके जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, आपके वैसोडायलेशन वगैरह करते हैं, जिससे कि पुलिंग ऑफ ब्लड होती है, एंड दैट्स व्हाई दैट पार्ट बिकम्स, टेम्परेचर बढ़ा होता है उसका, एंड दैट्स व्हाई इट्स हॉट, वार्म होता है. बट इसमें ऐसा क्यों होता है कि कोल्ड हम कहते हैं? बिकॉज इट्स अ क्रॉनिक इन्फेक्शन. ठीक है, मोस्ट कॉमनली इट्स अ क्रॉनिक इन्फेक्शन, जिसमें कि क्या होता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस कम होते हैं. ठीक है, एंड एब्सेस बनता ही बनता है बिकॉज योर बॉडी इज ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ इट बट इट कैन नॉट. आपके वहां पे बार बार इन्फेक्शन, बार बार आपकी WBCs जा रही हैं, आपकी बॉडी फाइट करना चाह रही है, बट इट कैन नॉट गेट रीड ऑफ इट, दैट्स व्हाई इट्स फॉर्मिंग एन एब्सेस. और इस एब्सेस की मेन कैरेक्टर ये होता है कि देयर इज नो रेडनेस और देयर इज नो क्या कहते हैं, वार्मथ अराउंड द एब्सेस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कोल्ड एब्सेस. ये बना क्या होता है इसके अंदर? फिल्ड ऑफ कैसियस मटेरियल एंड ऑल, है ना. Cold एब्सेस is formed by collection of products of liquefaction and reactive exudates composed of serum, leukocytes, gaseous materials, bone debris and tubercle bacilli. ठीक है. The cold abscess feel warm through though the temperature is not raised as high as acute pathogenic infections. ठीक है. This is a classical example of a cold abscess. ठीक है. आपको कोई यहाँ पे रेडनेस दिख रही है? कोई रेडनेस आपको दिखेगी नहीं. अगर इतना बड़ा कोई आपका एक्यूट पायोजेनिक इन्फेक्शन हो तो you will see a tense swelling with a redness all around it, but here you can see just a swelling. ठीक है. अब टाइप ऑफ डिजीज, यही मैं बता रहा था कि कैसियस एक्सुडेटिव टाइप और ग्रेनुलर टाइप. कैसियस एक्सुडेटिव टाइप क्या होता है कि इसमें आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स इज नॉट दैट ग्रेट. ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि बार बार आपके WBCs आ रहे हैं, दे वांट टू फाइट इट बट दे आर नॉट एबल टू फाइट बैक स्ट्रांगली. तो उससे क्या होता है, आपके वो ज्यादा मतलब कीप ऑन फाइटिंग बट विद नॉट दैट फोर्स. तो उसमें क्या हो रहा है, आपका मोर डिस्ट्रक्शन, मोर एक्सुडेशन एंड एब्सेस फॉर्मेशन. दोज हु हैव पुअर इम्यून रिस्पांस, पुअर बी सेल्स रिस्पांस, दे विल हैव मोस्टली कैसियस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन. इसमें क्या होता है, ऑनसेट इज लेस इंसीडियस, कंस्टिट्यूशनल सिम्टम्स एंड लोकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन आर मार्क्ड. तो इन्फेक्शन हुआ और मतलब क्रॉनिसिटी इसकी कम होती है. तो आपकी अगर आप ड्यूरेशन वाइज कहोगे तो इसकी ड्यूरेशन रिलेटिवली कम होती है. ठीक है, बिकॉज इसमें क्या है, फाइटिंग टेंडेंसी उसकी लेट है. साइनस एंड एब्सेस फॉर्मेशन आर कॉमन बिकॉज जितना एब्सेस बनेगा तो एब्सेस विल ड्रेन समवेयर, दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म साइनस एंड ऑल. ग्रैनुलर टाइप, लेस डिस्ट्रक्शन, एब्सेस फॉर्मेशन रेयर, इंसिडियस ऑनसेट होता है इसका. ठीक है. अब इसमें ये डेफिनेटली क्या दिखा रहा है कि आपकी बॉडी जब उससे डील कर रही है तो इट्स फॉर्मिंग ग्रेनुलेशन टिश्यू. ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या होता है? ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या होता है? ग्रेनुलेशन टिश्यू आपके इन्फ्लेमेशन के बाद आपकी जो बॉडी रिकवर करती है, आपके अलग जगह से आपके जो एपिथेलियल सेल्स आते हैं, दे टेंड टू माइग्रेट एंड दे एक्चुअली फॉर्म अ ग्रेनुलेशन टिश्यू अराउंड द इन्फेक्टिव एरिया. तो अल्टीमेटली दे विल हेल्प इन हीलिंग. अब डायग्नोसिस आप कैसे करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरे. एक्सरे में हमें क्या दिखता है, लोकलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस. एक्सरे में दिखते हैं लोकलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस, आर्टिकुलर मार्जिन्स एंड बोनी कॉर्टिसेस बिकम हेजी, वॉश्ड आउट अपीयरेंस होता है. ठीक है. ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आप क्या देखोगे, जो टीबी में आपको दिखता है, लिम्फोसाइटोसिस दिखेगी इसमें, लो हीमोग्लोबिन एंड रेज्ड ESR. नेक्स्ट व्हाट यू कैन टेक अ बायोप्सी. ठीक है. PCR also useful in differential diagnosis with brucellosis, typhoid infection and syphilitic infection. PCR देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मोस्ट कॉमनली क्या होता है, when we take a sample for biopsy or any other thing, तो हम क्या देखते हैं कि बायोप्सी में आप क्या देखना क्या चाहते हो. You will be lucky if you will see a live bacteria. ठीक है. आप लाइव बैक्टीरिया देखते नहीं, मोस्टली you will see the dead bacteria. और डेड बैक्टीरिया को देखना इज अ डिफरेंट थिंग. उसको आप डिटेक्ट करते हो, यू गेट द, लाइक जैसे आप इन्वेस्टिगेशन करते हो किसी केस की, उसी तरह यू इन्वेस्टिगेट इट
टू सी द रेमिनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया, और रेमिनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया को एम्प्लीफाई करके या पीसीआर करके उसके थ्रू उसका वो देखते हो कि एक्चुअल में वही उसी का डीएनए है या व्हाटएवर, देन यू मेक द डायग्नोसिस कि हाँ दिस इज बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी डू पीसीआर। और पीसीआर, अब ये जो सारे इन्फेक्शन है इसका प्रेजेंटेशन बहुत कॉमन होता है ब्रूसेलोसिस की तरह और सिफिलिटिक इन्फेक्शन की तरह, जो कि आप पीसीआर से इजीली आप वो डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इज रेडियो आइसोटोप स्कैन एंड मॉडर्न इमेजिंग टेक्निक, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड्स। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ये चलो बात स्टेजेस। अब देखो किसी भी आपके ट्यूबरकुलर जॉइंट, जब आपके कोई जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, कोई भी जॉइंट हो, आपका नी हो, हिप हो, व्हाटएवर, एक जनरल जो आपका डिवीजन होता है आपके स्टेजेस का, वो ये होता है कि सबसे पहले होता है साइनोवाइटिस। व्हाट इज साइनोवाइटिस? आपकी जो साइनोवियम है, जो साइनोवियम सराउंडिंग द जॉइंट विल बिकम इन्फ्लेम्ड, ठीक है, एंड इट विल रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट, मूवमेंट विल बी पेनफुल। दैट इज द अर्लीस्ट स्टेज, दैट इज साइनोवाइटिस। ठीक है, साइनोवियम का इन्फ्लेमेशन। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, क्लिनिकली देखोगे तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होगा मोर देन 75% पीपल में। आप देख लोगे अगर अर्ली स्टेज में आ रहा है तो उसको पेन होगा मूवमेंट, ठीक है, 75% पीपल में। आपको इसमें और क्या दिखेगा, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग दिखेगी, ऑस्टियोपोरोसिस दिखेगी, और इसमें सिंपल आप कीमोथेरेपी दोगे। अर्ली आर्थराइटिस। अब साइनोवाइटिस और आर्थराइटिस में क्या डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंस साइनोवाइटिस इज जस्ट एन इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट कार्टिलेज एंड साइनोवियल लाइनिंग्स। ठीक है, तो जब अर्ली आर्थराइटिस में आरएम 50 to 75% कम हो जाता है। आरएम मोर देन 75 का मतलब क्या होता है, जो सब साइनोवाइटिस में आरएम इज मोर देन 75, रेंज ऑफ मूवमेंट इज मोर देन 75। सपोज देयर इज रेंज ऑफ मूवमेंट इज फ्रॉम 0 to 140 डिग्री इन योर एल्बो। ठीक है, तो इसमें से 0 to 110 तक तो डेफिनेटली रहेगा, उसके जो टर्मिनल ऑफ एंड ऑफ द मूवमेंट होगा वो माइट बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अर्ली आर्थराइटिस में क्या होगा, आर्थराइटिस डेवलप हो गई है। आर्थराइटिस डेवलप हो गई मतलब कि आपका जॉइंट कार्टिलेज, जॉइंट साइनोवियल लाइनिंग्स आर डिग्रेडिंग, तो उसमें क्या होगा, आपके रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट बढ़ जाएगी। यू कैन ओनली डू अप टू 50 to 75% ऑफ मूवमेंट आपकी बची होगी, रेस्ट विल बी गॉन। एडवांस आर्थराइटिस, यही चीज जब आपकी एडवांस हो गई, जो आपका जो साइनोवियल कार्टिलेज और वो आपके लाइनिंग्स है वो ज्यादा खराब हो गई हैं, देन व्हाट विल हैपन, मूवमेंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड मोर देन 75 डिग्रीज, 25% से ज्यादा आपको। एडवांस आर्थराइटिस, इसमें सबलक्सेशन डिसलोकेशन भी हो सकता है, उसमें एंकाइलोसिस होती है। अब आप सोचो एनीवेयर अगर आपकी बॉडी में फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर का नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, कैलस बनता है। कैलस क्यों बनता है कि जो फ्रैक्चर के एंड्स होते हैं दे आर डिन्यूडेड, उनके ऊपर कोई कार्टिलेज या कोई लाइनिंग नहीं होती, दे आर इन अप्रोक्सीमेशन एंड दे विल यूनाइट। तो सेम थिंग हैपेंस इन एनी काइंड ऑफ ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस जो कि एडवांस होती है, जिसमें कि आपकी जॉइंट आप तब तक बोलते हो जब तक कि वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जब तक कि वहाँ पे आपके जॉइंट कार्टिलेज है। अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन खत्म हो गए, जॉइंट कार्टिलेज खत्म हो गया, तो दे आर जस्ट न्यूड बोन्स अप्रोक्सीमेटिंग ईच अदर, देन व्हाट विल हैपन, दे विल यूनाइट जस्ट लाइक अ फ्रैक्चर, एंड दैट वी कॉल एज एंकाइलोसिस। स्टार्टिंग में फाइब्रस एंकाइलोसिस होगी, फिर फाइनली बोनी एंकाइलोसिस हो जाएगी, एंड देयर विल बी नो मूवमेंट एट ऑल, जॉइंट विल बी फिक्स्ड। देखो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ हिप जॉइंट, यू कैन सी हियर। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। अब ट्यूबरकुलोसिस, अब एक चीज समझो, थोड़ी सी विल डिस्कस, है ना, कि अब हम पढ़ रहे हैं जॉइंट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ जॉइंट। अब ट्यूबरकुलोसिस ऑफ जॉइंट से आप एक चीज समझो कि ये बहुत क्लियर है कि जॉइंट में इन्फेक्शन हो रहा है। जॉइंट में इन्फेक्शन कैसे हुआ, आपके सब साइनोवियल वेसल से हुआ, ट्रांसफाइशियल वेसल से हुआ, और जॉइंट आपका इन्वॉल्व हो गया। जॉइंट इन्वॉल्व हुआ, उसका जो कुछ क्लिनिकल साइंस जो मोस्टली जो हर जगह मिलते हैं, आपका क्या होगा, इट्स अ क्रॉनिक इन्फेक्शन। बैक्टीरिया से बॉडी गेट रिड, मतलब बॉडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ बैक्टीरिया, बट इट्स नॉट, बट बॉडी इज नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ इट। तो क्या होता है, उससे इन्फेक्शन हो रहा है, क्रॉनिसिटी बढ़ रही है। जैसे आपका अगर कोई एक्यूट पायोजेनिक इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, स्टेफ का हुआ, स्ट्रेप्टो का हुआ, किसी का भी हुआ, उसमें क्या होता है, आपका सडन रिस्पॉन्स होता है, बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत एबंडेंस में होता है। तो यू विल हैव अ टेंस टेंडर स्वेलिंग इमीडिएटली, लाइक आपको पीरियड होगा, मोस्टली आपको वीक, मैक्सिमम वीक विल बी देयर, मोस्टली 2 से 3 दिन में देयर विल बी ह्यूज स्वेलिंग एंड पेशेंट विल प्रेजेंट यू विद दैट। देन यू विल, मतलब आपके पास टाइम नहीं होगा, एंड यू विल इमीडिएटली डायग्नोस इट, एंड इमीडिएटली यू विल ट्रीट इट। बट ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, थिंग्स आर स्लोड, मतलब बहुत स्लो हो जाती हैं चीजें। आपका इन्फेक्शन हुआ, हल्का सा इन्फेक्शन है, पेशेंट को पता लगते टाइम हो गया, पेशेंट को पता लगने में ही महीने भर हो गए। महीने भर उसको हल्का कुछ हो रहा था, हल्की स्वेलिंग हो रही थी, लेकिन ही वाज ओके, मतलब कोई एक्यूट सिम्टम्स हुए नहीं,
कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ नहीं, उसे एक्यूटली कोई पेन हुआ नहीं, तो ही इज टोटली ओके एंड इसलिए वो आ गया वापस आपके पास, अपना काम कर रहा है और आपके पास एक 1 मंथ अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद आता है। तो आप क्या देखते हो कि इट्स एन एडवांस डिजीज, ठीक है, आपके पास आने से पहले ही वो एडवांस हो चुकी है। और उसके लिए क्या होता है, साइनोविल थिकनिंग, दीज ऑल थिंग्स हैपन। तो आज से पहले मतलब अब तो हम बहुत एडवांस, जब से हमारे ये वंडर ड्रग्स आए हैं रिफेम्पसिन एंड ऑल, देयर इज अ ह्यूज कंट्रोल इन ट्यूबरकुलोसिस। बट पहले क्या होता था कि पहले देयर वाज नो एज सच, देयर वाज नो क्योर, ओनली डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड एनवायरनमेंट चेंज। तो उसमें क्या करते थे कि अब किसी को ट्यूबरकुलोसिस किसी जॉइंट की हो गई, इट वाज वेरी श्योर कि यू आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट द जॉइंट, आप जॉइंट बचा नहीं सकते। तो व्हाट विल हैपन, इवेंचुअली जॉइंट विल गेट फ्यूज, एंकाइलोसिस होगी। तो उस समय क्या करते थे कि मोस्ट कॉमनली व्हाट पीपल यूज टू डू कि एटलीस्ट आप जो भी सपोर्टिव मेडिकेशन है मेडिकेशन देते रहो, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देते रहो, और जॉइंट को ऐसे कंडीशन में रखो जिसमें कि वो फ्यूज होने के बाद मोस्ट कन्वीनियंट हो पेशेंट के लिए। भी पहले ये सोचते ही थे कि हाँ जॉइंट फ्यूज होना ही होना है, अब जॉइंट फ्यूज होगा तो इन्फेक्शन तो ऐसी पोजीशन में उसको फ्यूज हो ताकि उसे फ्यूचर में मोबिलिटी इश्यूज कम से कम हो। बट पहले ये सोचते ही नहीं थे कि हम जॉइंट बचा भी सकते हैं। बट अब क्या होता है कि एज सून एज यू डायग्नोज ट्यूबरकुलोसिस यू स्टार्ट दिस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, दे हैव वंडरफुल रिजल्ट्स। मतलब अब ये एंकाइलोसिस होने का और इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर पेशेंट आपके पास अर्ली स्टेजेस में आ गया। तो अब आज इसमें हिप में आते हैं। हिप में क्या होता है, इनिशियल फोकस कहाँ होता है, एस्टेबुलर रूफ, एस्टेबुलम होता है आपका, एस्टेबुलम की जो रूफ है, रूफ में होता है सबसे पहले epiphysis metaphysis region of greater trochanter region. As the upper end of the femur is intra-articular, the joint gets involved rapidly. Clinical features क्या होती है, pain, limping, deformity and fullness around the hip. Stages, अब स्टेजेस जैसे मैंने बताया उसमें सबसे ये सारी स्टेजेस कॉमन होंगी, साइनोवाइटिस, अर्ली अर्थराइटिस, एडवांस अर्थराइटिस विद सबलक्सेशन और डिसलोकेशन। ये क्लियर है। अब इसमें हर एक ज्वाइंट के हिसाब से आपको थोड़े आपको डिफरेंसेस आपको पता चलेंगे। साइनोवाइटिस में क्या होता है, आपका ज्वाइंट इन्फ्लेम्ड है, ज्वाइंट के अंदर कलेक्शन है, तो आप एक क्लोज कैविटी आपके पास है, जो ज्वाइंट का कैप्सूल है उसके अंदर की जो वॉल्यूम है वॉल्यूम फिक्स है, राइट। तो आप और उसमें आपके एक्सुडेट्स आ रहे हैं, आपके उसमें इन्फ्लेमेशन से एक्सुडेट्स बन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, अटेंडेंस। तो आप उसमें क्या कर रहे हो कि अब आपको क्या करना है कि अगर आप उस चीज को, अब टेंस कैसे होगी अगर आपके वॉल्यूम को कम करते हो, तो बेस्ट पोजीशन क्या होता है आपका, फ्लेक्शन, अबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन। ये मैक्सिमम अमाउंट आपके जॉइंट का जो है, जॉइंट कैप्सूल का मैक्सिमम वॉल्यूम है जब आप इस पोजीशन में रखते हो। तो व्हेन देयर विल बी साइनोवाइटिस, आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है, तो आप जानबूझ के अपना पैर फ्लेक्शन, अबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन रखते हो जिससे कि आपका मैक्सिमम फ्लूइड एक्युमुलेट हो और आपको टेंस ना फील हो, पेन ना हो। तो दैट्स व्हाई दैट स्टेज इज कॉल्ड स्टेज ऑफ एपरेंट लेंथनिंग। ये एपरेंट लेंथनिंग है, ट्रू लेंथनिंग तो है नहीं, क्योंकि जस्ट आपके पोजीशन से ही आपको लग रहा है कि पैर बड़ा है, बट दैट्स नॉट द ट्रू। तो उसमें क्या होता है एपरेंट लेंथनिंग, इसमें क्या होता है फ्लेक्शन, अबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, फेवर, ठीक है, ये याद रखना है। इसमें क्या होता है सॉफ्ट टिश्यू, और रेडियोलॉजिकली जब आप देखोगे, एक्सरे में देखोगे, इस स्टेज अराउंड द जॉइंट, ऑस्टियोपेनिया इन सबकॉन्ड्रल रीजन। सबकॉन्ड्रल रीजन समझ रहे हो, जो आपका हेड ऑफ फीमर है, हेड ऑफ फीमर है, या आपका जो एस्टेबुलम है, कॉन्ड्रम, सब कॉन्ड्रल नाम से कि जो आपकी लाइनिंग है, उसकी जो कार्टिलेजनस लाइनिंग है, लाइनिंग के नीचे, लाइनिंग के पहले, एट द जंक्शन ऑफ द कार्टिलेज एंड बोन देयर विल बी सिस्ट्स, ठीक है, उसको आपको दिख रहा है सबकॉन्ड्रल ऑस्टियोपेनिया दिखता है वहां पे, आपको बोन की डेंसिटी कम होते हुए दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ अर्ली अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस हो गई है, अर्थराइटिस का मतलब कि आपका जॉइंट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुका है। इसमें क्या होगा, अपरेंट शॉर्टनिंग, फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन। अब आप इसको एडक्शन, इंटरनल रोटेशन में रखोगे तब आपको आराम मिलेगा, देन यू सी अपरेंट शॉर्टनिंग। जब फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन रखते हो तो आपको पैर छोटा लगता है, दैट इज अपरेंट, क्योंकि अभी क्या है, कोई हेड का डिस्ट्रक्शन नहीं है, कोई आपके एस्टोरम का डिस्ट्रक्शन है नहीं, अभी आपके खाली ये जो सारी चीजें अभी चल रही हैं ये खाली आपके साइनोवियम में और कॉन्ड्रल लाइनिंग में चल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें आपको क्या दिखेगा, आप देखोगे ऑस्टियोपेनिया, मार्जिनल बोनी इरोजन्स ऑन बोथ सर्फेसेस। बोथ सर्फेसेस का मतलब अराउंड एस्टेबुलम आल्सो, अराउंड द हेड ऑफ फीमर आल्सो, ठीक है।
एडवांस अर्थराइटिस में आपको क्या दिखेगा, अब फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरलेशन, ट्रू शॉर्टनिंग। ट्रू शॉर्टनिंग क्यों हो रही है इसमें एडवांस अर्थराइटिस में? आपका जो हेड है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, हेड डिफॉर्म हो रहा है। आपका नॉर्मल हेड क्या होता है, स्फेरिकल होता है। अब हेड जो वेट बियरिंग एरिया है, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आप इसको अगर वो समझोगे कि सब कॉन्ड्रल ऑस्टियोपेनिया हुआ, मतलब सब कॉन्ड्रल जो बोन है वो आपकी वीक हुई। अब उस पर जैसे ही पेशेंट वेट बियर करेगा तो क्या होगा, आपको उसके नीचे सपोर्ट करने के लिए कोई बोन है? बोन नहीं है। तो जैसे ही वो वेट बियर करेगा तो इट विल कोलैप्स, ठीक है। तो जब वो कोलैप्स करेगा तो क्या होगा, आपका शॉर्टनिंग होगी। तो यहाँ पे अब क्या होगा, आपको ट्रू शॉर्टनिंग होगी। अब आप ये सोचो नेक्स्ट क्या है आपका, एडवांस आर्थराइटिस विद सबलक्सेशन और डिसलोकेशन, फ्लेक्शन, एडक्शन विद ग्रॉस शॉर्टनिंग। अब देखो अगर हेड कोलैप्स कर रहा है, ठीक है, हेड कोलैप्स कर रहा है, हेड का आपका कॉन्ड्रल सब कुछ ठीक था, सब कॉन्ड्रल ऑस्टियोपेनिया था जिसमें कि आपकी बोन वीक थी, जैसे उसने वेट बेयर किया वो कोलैप्स किया। तो कोलैप्स करने की कुछ लिमिट होगी, राइट, थोड़ा सा ही कोलैप्स कर सकता है, फिर नीचे उसकी नेक तो आ जाएगी, फीमर की नेक आ जाएगी। लेकिन जब एडवांस अर्थराइटिस होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका पूरा हेड डिस्ट्रॉय हो गया, हेड छोटा हो गया, इट कैन नॉट बी कंटेन्ड इन द जॉइंट, तो डिस्लोकेट हो गया। जब ये सब कुछ ग्रॉस होगा तो ग्रॉस शॉर्टनिंग होगी, और जब भी शॉर्टनिंग होगी तो आप फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन में ही रखते हो बिकॉज ऑफ योर मसल पुल्स, ठीक है। अब इसमें तुमको आपको क्या दिखेगा, मोटर एंड पेशल अपीयरेंस। आपको खाली सारा हेड खत्म हो गया है, जैसे मोटर और पेशल होता है उस तरीके से आपको ये दिखेगा। देखो अभी साइनोइड स्टेज में फेबर, अपरेंट लेंथनिंग। अब इसमें और क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है, आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट को पेन है, पेशेंट ने पैर अपना फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन में रखा हुआ है, ये आपने कहा कि नहीं मैंने तो पढ़ा हुआ था, ये स्टेज 1 है आपके साइनोवाइटिस ट्यूबरकुलोसिस हिप की, बट नेसेसरली नॉट, हो सकता है ऐसा नहीं हो कि कई और कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी कंडीशन जिसमें कि आपके जॉइंट में फ्लूइड बढ़ेगा, पेशेंट विल कीप द लेग इन द सेम पोस्चर। उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है, ट्रॉमेटिक साइनोवाइटिस हो सकती है, नॉन स्पेसिफिक ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस हो सकती है, लो ग्रेड पायोजेनिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, पर्ची डिजीज हो सकती है, और स्कैफी हो सकती है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड रिपीट करते हैं हम 2 से 3 हफ्तों में। एक्सरे में क्या दिखेगा आपको, वही सॉफ्ट स्वेलिंग, रेयर फ्रैक्शन। अर्ली आर्थराइटिस, आर्टिकुलर डैमेज स्टार्ट्स, सीवियर मसल स्पाज्म, फादिर जो बताया, एपरेंट शॉर्टनिंग हुई, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन, रिस्ट्रिक्शन होगी। देखो साइनोवाइटिस में कितना था, मोर देन 75 आरओएम आपका मेंटेन था। आप 70 जो आरओएम अगर 100% बोलो तो उसमें से 75% पेशेंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, खाली साइनोवाइटिस है। जब आर्थराइटिस इश्यू हो जाती है, मतलब आपकी जो जॉइंट लाइनिंग है दैट इज गेटिंग डिरोडेड, है ना, तो उसमें फिर क्या होता है, आपको इसमें मार्क रिस्ट्रिक्शन आएगा, आपको सीवियर मसल स्पाज्म, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस, अप्रिशिएबल मसल वेस्टिंग। अब कोई भी चीज एक्यूट है, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में तो आपकी बॉडी थोड़ा सा आप उस तरह कंपनसेट कर सकते हो, लेकिन अब कंटिन्यूसली आपके जस्ट बिकॉज आप अगर अपना हिप मूव कर रहे हो आपको पेन होगा, तो व्हाट यूल डू, यू वोंट मूव योर हिप, ठीक है। आप जब हिप मूव नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी जो मसल्स होंगी, मसल्स विल अंडरगो एट्रोफी। दैट्स द रीजन कि जब अर्ली आर्थराइटिस की, देखो 75% से ज्यादा आरओएम अगर मेंटेन्ड है तो फिर आप मसल्स को यूज कर रहे हो, है कि नहीं। अगर 75% ज्यादा आप आरओएम मेंटेन कर रहे हो पहली स्टेज में, तो आप अपनी मसल्स यूज कर रहे हो, मसल्स की एट्रोफी नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आपकी स्टेज, आपकी साइनोवाइटिस आती है, आपको इतना टेंडरनेस, इतनी पेन है वहां पे, यू विल नॉट यूज योर हिप जॉइंट एंड देन यू विल हैव मसल वेस्टिंग, जो कि अपरेंट होगी। मसल वेस्टिंग भी हो पेशेंट को, और पेशेंट को आप स्टेज 1 बोलो तो इट्स नॉट जस्टिफाइड। अब इसमें जब एमआरआई करोगे तो क्या दिखेगा, साइनोवियल इफ्यूजन दिखेगा, मिनिमल एरियाज ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन, ऑसियस एडिमा, एक्सरे में ऑस्टियोपेनिया, मार्जिनल बोन इरोजन्स। एडवांस आर्थराइटिस, अब पूरा डिस्ट्रक्शन, आप यहाँ पे देखो, आपको जॉइंट स्पेस पूरी खत्म दिखेगी, आपको यहाँ पे देखो पूरी इरेगुलरिटी दिख रही है इसके हेड के सरफेस पे, इट्स नॉट प्रॉपर स्फेरिकल, कंपेयर करो इस साइड से, इट्स नॉट प्रॉपर स्फेरिकल। यहाँ देखो, यहाँ भी जॉइंट लाइन पूरी खत्म हो रखी है ना। ट्रू शॉर्टनिंग, इंक्रीज इन सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, कैप्सूल फर्दर डिस्ट्रॉयड, थिकेंड एंड कॉन्ट्रैक्टेड, एक्सरेज में डिस्ट्रक्शन ऑफ पार्टिकुलर सरफेस, डिक्रीजिंग जॉइंट स्पेस। अभी देखो जॉइंट स्पेस यहाँ पे खत्म दिख रही है तुम्हें, यहाँ पे जॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे जॉइंट स्पेस देखो बिल्कुल खत्म दिख रही है। तो ये क्या है, अब यहाँ पे आपका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है ना। अब आ जाओ, एक ये तुम्हारे लेवल पे वैसे है नहीं, बट फिर भी एक देख लो, सन्मुख सुंदरम क्लासिफिकेशन बोलते हैं हिप के लिए, ये पिक्चर बस याद रखनी है आपने, है ना। वो रेदर देन स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, दे डिस्क्राइब इन टाइप्स। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हिप। पहला क्या है, नॉर्मल टाइप, इसमें कुछ नहीं, बस खाली आपका इन्फेक्शन है, हिप लुक्स नॉर्मल। ट्रेवलिंग एसिटाबुलम, एसिटाबुलम डिस्ट्रॉय हो रखा है इसमें, देखो आपको
ना। उसके बाद डिस्लोकेटिंग, इसमें आपका जो हिप है डिस्लोकेटेड पड़ा हुआ है, हिप डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्लोकेट हो गया पीछे की तरफ। दीज आर टाइप्स। आपको कोई भी पेशेंट आके आप देखते हो तो उसको आप इनमें से एक टाइप में आप उसको डालोगे, हाँ ये नॉर्मल टाइप का है, ये ट्रेवलिंग एस्टेबुलम टाइप का है, या ये डिस्लोकेटिंग टाइप का है। परथीस, परथी में देखो आपको हेड और नेक अलग तरीके के आपको उसमें दिख रहे हैं, सेम शेप में, अलग डिफॉर्म शेप में दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये परथीस टाइप होता है। प्रोट्रूजियो एसिटाबुलाई, नॉर्मल देखो एस्टेबुलम, आप ये देखो ऐसे होता है आपका एस्टेबुलम की मार्जिन होती है यहाँ पे, ये देखो ये मार्जिन यहाँ पे प्रोट्रूड कर रही है अंदर की तरफ इन द पेल्विक कैविटी। ये देखो इस साइड से कंपेयर करो, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अंदर की तरफ जाता हुआ, दैट इज प्रोट्रूजियो एसिटाबुलाई। एस्टेबुलम जो है अंदर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है, ये प्रोट्रूजियो टाइप। एट्रोफिक टाइप में कुछ नहीं, एवरीथिंग नॉर्मल, बस आपको जॉइंट स्पेस खत्म है, ठीक है। मोटर एंड पेशल, मोटर एंड पेशल देखो, जैसे मोटर एंड पेशल पता है क्या होता है, इसमें आप देखते वो कुछ भी ड्रग्स वगैरह पीसते हैं जो भी करते, तो उस तरीके का ये होता है, ठीक है। मोटर ये हो गया, पेशल ये देखो, है ना, ऐसा अपीयरेंस आता है। विद फर्दर डिस्ट्रक्शन ऑफ एस्टेबुलम, फीमर हेड, कैप्सूल एंड लिगामेंट्स, द अपर एंड ऑफ फीमर इज डिस्प्लेस्ड अपवर्ड्स एंड डॉर्सली इन द वैंडरिंग माइग्रेटिंग एस्टेबुलम, ठीक है, लिविंग इट्स लोअर पार्ट एम्प्टी एंड ब्रोकन, मूवमेंट इज डॉसिलेटेड। देखो अब ये क्या है, ये क्या है, देखो पूरा का पूरा ऊपर की तरफ जा रखा है, नीचे पूरा एस्टेबुलम खाली पड़ा हुआ है। इट्स जस्ट लाइक ए मोटर इज पेशल इज वैंडरिंग, है ना। चलो अब फेमस्टर ट्रायड याद रखना, आपको कभी भी ट्यूबरकुलोसिस हिप आता है, आप एक्सरे देखते हो, आप एक्सरे में आप ये बता सकते हो कि सर देयर इज ए आई कैन सी फेमस्टर ट्रायड, उसमें आप कर सकते हो। उसमें क्या आपको दिखेगा, पेरिफेरल पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस, आपको पूरी देखो सारी बोन ठीक दिखेंगी, आपको जो आर्टिकुलर सर्फेसेज है उसके अराउंड आपको ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा दिखेगी। देखो इधर यहाँ पे बोन नॉर्मल है, यहाँ बोन नॉर्मल है, यहाँ नॉर्मल है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा ऑस्टियोपोरोसिस दिख रही है, दिस इज पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। पेरिफेरली लोकेटेड ऑसियस इरोजन, अब आपको देखो यहाँ पे इरोजन देखो, आप अप्रिशिएट करोगे कभी तो यहाँ पे आपको हल्के हल्के आपको वो देखेंगे, आपको लिटिक लाइसिस दिख रही है यहाँ पे, देखो यहाँ देखो, ये यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये होता है आपके पेरिफेरल ऑसियस इरोजन। ग्रेजुअल डिमिनिशन ऑफ जॉइंट स्पेस, अब देखो जॉइंट स्पेस यहाँ खत्म हो रही है, ये अभी इसमें अप्रिशिएट आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको दूसरी साइड का हिप नहीं दिख रहा है। दूसरी साइड के हिप में कंपेयर करोगे तो ये जो तुम्हें जॉइंट स्पेस क्या होती है, जॉइंट स्पेस होती क्या है, आप एक्सरे देखते हो, एक्सरे में आपको एक जॉइंट स्पेस दिखती है, आपको दो जहां पे आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं उसके बीच में गैप दिखता है, व्हाट दैट गैप इज एक्चुअली कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज जो कार्टिलेज कवरिंग है आपके दोनों सर्फेसेस की, दैट इज जॉइंट स्पेस जो कि आपको एक्सरे में दिखता है। तो अगर वो खत्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाट वी सी इन दिस। Occasionally, wedge sub areas of necrosis kissing secrets in joint margin. These marginal erosions may simulate RA. अब मैनेजमेंट क्या है इसका, सिंपल चीज है, आप अर्ली डायग्नोसिस करो इसकी, अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट थिंग, अर्ली डायग्नोसिस करो इसकी, एडीटी स्टार्ट करो, ठीक है। ट्रैक्शन, अब ट्रैक्शन हम क्यों लगाते हैं इसमें, मेंटेन द लेंथ, अगर ट्रैक्शन नहीं लगाओगे तो इट कैन डिस्लोकेट, इट क्या आपके जो हेड का जो सरफेस है, आप जब भी कुछ करते हो, आप हिप फ्लेक्स भी करते हो, अगर आप सिंपल लाई डाउन हो और आपने हिप फ्लेक्स किया तब भी आपके जो हेड पे जो प्रेशर पड़ता है दैट इज सीवियर इनफ कि आपके हेड को डिस्ट्रॉय कर सके। आपने ये डायग्नोज कर लिया कि हाँ ट्यूबरकुलोसिस है, अर्ली स्टेजेस में है, तब भी आप इस ट्रैक्शन देते हो। ट्रैक्शन देने का बस खाली मेन मोटो ये होता है कि आप हेड की जो सरफेस है उसका कॉन्ग्रुएंसी है वो मेंटेन कर लो, उसको ज्यादा डिस्ट्रॉय ना होने दो। अगर उस पर प्रेशर पड़ेगा वो फिर कोलैप्स करेगा, देन यू कैन नॉट रिवाइव इट, ठीक है। तो ये होता है मेन आपका होता है। मसल स्पाज्म को रिलीव करता है, कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप, अगर आप छोड़ दोगे तो आप कैसे, अगर आपने किसी को छोड़ दिया मतलब कि यू आर नॉट ट्रीटिंग, तो वो अपना पैर कैसे रख रहा है, जैसे आपने पढ़ा फेबर में, फादिर में, इस तरीके से रख रहा है। इन सब केसेस में क्या होगा आपका, अल्टीमेटली पेशेंट इज मसल्स स्पाज्म में जाएंगी, मसल्स आपकी वो स्ट्रिक्ट जहां को रोक देंगी, मूवमेंट को रोक देंगी, फाइब्रोसिस होगी इवेंचुअली। तो वो सब चीज बचाने के लिए आप ट्रैक्शन देखिए, अगेंस्ट देयर विल यू विल पुट अ ट्रैक्शन, ठीक है। सबलक्सेशन डिस्लोकेशन नहीं होगा ऑब्वियसली, जब अगर आपका हेड डिस्ट्रॉय हो रखा है, आपने ट्रैक्शन लगा रखा है तो हेड पीछे बैकवर्ड नहीं जा सकता, डिस्लोकेट नहीं होगा, ठीक है। हिप मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज टू बी डन विद ग्रेजुअल इंक्रीज इन ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, ये तब करोगे व्हेन यू विल सी कि हाँ वी नो यू आर श्योर। आपने स्टार्टिंग में क्या इन्वेस्टिगेशंस कराए,
आपने सीबीसी कराया, ईएसआर कराया, सीआरपी कराया, ये सारी इन्वेस्टिगेशन करा करके आप एक डिजीज का एक्टिविटी स्टेटस देखते हो, ठीक है। फिर आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आपने ट्रैक्शन दिया, आपने रेटी स्टार्ट किया, फिर आप इसको रिपीट करते हो महीने भर बाद, जैसा आपको जिस तरीके से आपको रिस्पांस लगता है पेशेंट का, आप रिपीट करते हो, आप देखते हो सीआरपी कंट्रोल है, ईएसआर कम हो रहा है, लिम्फोसाइट्स कम हो रहे हैं, यू नो पेशेंट के जो साइंस हैं सिम्टम्स हैं वो कम हो रहे हैं, यू नो हाँ कि पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग। तब आप क्या करोगे, ग्रेजुअली आप हिप का मूवमेंट स्टार्ट करोगे। अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, सेम थिंग विच हैपेंड बिफोर, कि वो उसमें जाएगा, स्टिफनेस में जाएगा। स्टिफनेस क्यों होगी, फाइब्रोसिस की वजह से होगी, डिस्यूज की वजह से मसल एट्रोफी होगी, ये सारी चीजें। तो आप सबसे पहले आप कंट्रोल द डिजीज एंड देन रिहेबिलिटेट, ठीक है। नॉन वेट बेयरिंग फॉर 12 वीक्स फॉलोड बाय पार्शियल वेट बेयरिंग फॉर नेक्स्ट 12 वीक्स, ये याद रखना है। ये इट्स अ रैंडम थिंग, इट्स नॉट स्ट्रिक्ट कि आप 12 वीक्स ही, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करोगे, साइनोवाइटिक स्टेज में आ गया आपके पास, क्या करोगे, आर्थ्रोटमी कर दोगे और साइनोवेक्टमी। आपको बताया मैंने, साइनोवियम थिक हो जाती है इसमें, बिकॉज साइनोवियम के अंदर ही रिस्पॉन्स हो रहा है, साइनोवियम थिक होती जा रही है, तो आप साइनोवियम भी आप उसमें काट के निकालोगे। अर्ली आर्थराइटिस में साइनोवेक्टमी प्लस रिमूवल ऑफ लूज बॉडीज पैनस कवरिंग आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे आपके बोनी पीसेस होते हैं और जो लूज बॉडीज पड़ी हुई हैं, वो लूज बॉडीज अटकती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। यू विल डिब्राइड द जॉइंट एंड यू विल टेक आउट द लूज बॉडीज एंड दिस थिंग्स। एडवांस अर्थराइटिस में क्या कर सकते हो आप, डिब्राइडमेंट विद आर्थ्रोडेसिस कर दो, गर्डर स्टोन एक्ससिजन आर्थ्रोप्लास्टी तो जॉइंट कर दो। अब देखो अल्टीमेटली आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि पेशेंट शुड वॉक एंड बी पेन फ्री, ये आपका एम है, ये गोल है, यही गोल है आपको टीबी के मरीज को ट्रीट करने का, टीबी हिप को ट्रीट करने का। तो आप उसमें इवेंचुअली आप क्या करोगे, पेशेंट आपके पास आया, आपने या पेशेंट लेट में आया, या पेशेंट को रिस्पांस ड्रग का सही नहीं आया, या वॉट एवर बी द कॉज, पेशेंट आपके फोर्थ स्टेज में पहुंच गया, दैट इज एडवांस आर्थराइटिस। अब उसमें पेशेंट का हिप जो है वो डिसलोकेट कर रहा है, पेशेंट को फाइब्रस एंकाइलोसिस हो रखी है, हल्का सा भी मूवमेंट करने पे उसे पेन हो रहा है, पेशेंट कैन नॉट वॉक। तो अब आप क्या करोगे, अब आपकी मॉडलिटी चेंज होनी चाहिए, राइट। अब आपकी मॉडलिटी चेंज होगी तो आप क्या करोगे, मोस्टली व्हाट यू विल डू कि आप इससे पहले डिब्राइड करोगे, यू विल गेट द इन्फेक्शन आउट ऑफ द जॉइंट, आप एडीटी फिर से स्टार्ट करोगे, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ पेशेंट, आप उसको सर्जिकल ऑप्शन आपके पास कई होते हैं। आपके पास सबसे पहला जो बेस्ट सर्जिकल ऑप्शन विच वी ऑप्ट इन दीज डेज, अगर पेशेंट एक रिलेटिवली यंग एज में है और उसकी डिमांड ज्यादा है, तो आप उस पेशेंट को आप आर्थोडेसिस नहीं करते, आप उसके जॉइंट फ्यूज नहीं करोगे, आप उसे गर्डर स्टोन नहीं करोगे, यू विल गो फॉर टोटल हिप रिप्लेसमेंट। वंस यू कंट्रोल द इन्फेक्शन, आप इन्फेक्शन कंट्रोल कर लिया आपने, यू आर सीइंग द डिजीज एक्टिविटी जीरो, डिजीज नहीं है, देन यू विल प्लान हिम इन अ सर्टेन वे एंड देन यू विल डू टोटल हिप रिप्लेसमेंट। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टोटल हिप रिप्लेसमेंट वेरीज, कि उसमें कैसा स्टेबुलम कितना है, कैसा है, दैट द वे यू डिफरेंट टाइप आप करते हो टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अब अगर पेशेंट ऐसा है नहीं, हिज डिमांड्स आर दैट ही वांट्स टू स्क्वाट, आप टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट को स्क्वाट नहीं करा सकते, क्रॉस लेग फिट नहीं करा सकते, इट्स नॉट अलाउड। बट अगर पेशेंट की ये डिमांड्स है, पेशेंट इज अ लेबरर, ही वांट्स टू डू ऑल दिस थिंग्स, देन व्हाट यू विल डू, तब आपको उसे ऑप्शन देना पड़ेगा। अगर उसे कोई फोर्सफुल काम करना है, ही हैव टू डू समथिंग सब्सटेंशियल, जिसमें कि उसे भारी वजन उठाना है, ही हैज टू वेट लिफ्ट, तब आप उस समय उसका गर्डल स्टोन नहीं कर सकते। गर्डल स्टोन क्या होता है, यू विल जस्ट रिमूव द हेड एंड नेक ऑफ द फीमर, ठीक है, फीमर का जो हेड और नेक है तो हटा देते हो, और वो एस्टेबुलम में वो अपने आप जस्ट लाइक अ मोटर प्रेशर जैसा हमने पढ़ा था उस तरीके का आप बना देते हो, और पेशेंट उसी के सारे मोबिलिटी पूरी होती है उसे, लेकिन स्टेबिलिटी उसकी नहीं होती, क्योंकि उस पर कोई वेट बियर वो नहीं कर, वेट बियर वो कर सकता है लेकिन फॉर सर्टेन लिमिट, वो ज्यादा वेट बियर नहीं करता क्योंकि देयर इज नथिंग टू होल्ड, ठीक है। तो मोबिलिटी आपने दे दी, ही कैन स्क्वाट, ही कैन सिट क्रॉस लेग, आपको जो वैसा काम है वो वैसा काम कर सकता है गर्डर स्टोन में, लेकिन कोई वेट बियरिंग काम, कोई फोर्सफुल काम वो नहीं कर पाएगा। ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, आर्थ्रोडेसिस। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर आप टीबी के पेशेंट को ट्रीट नहीं करोगे तो क्या होगा, एंकाइलोसिस होगी, पहले फाइब्रस होगी, फिर बोनी एंकाइलोसिस। आर्थ्रोडेसिस का मतलब क्या है, आर्थ्रोडेसिस का मतलब भी सेम थिंग है, आप जॉइंट को फ्यूज कर रहे हो, आप सर्जिकली जॉइंट को फ्यूज कर रहे हो, दैट इज व्हाट यू कॉलिंग इट एज आर्थ्रोडेसिस। अब आर्थ्रोडेसिस जब आप कर रहे हो तो दिस इज कंट्रोल्ड, मतलब आप एक डिसीजन बना कर कर सकते हो, आपको हिप को न्यूट्रल में रखना है, ना एडक्शन में ना अबडक्शन में, न्यूट्रल में रखना है,
आपको 10 to 15 डिग्रीज का फ्लेक्शन देना है हिप पे, ताकि वो अपने सारे काम कर सके। ये आप सर्जिकली जब करते हो तो यू कैन कंट्रोल इट। बट अगर बोनी एंकाइलोसिस और फाइब्रस एंकाइलोसिस अपने आप होती है बाय सेल्फ, तो क्या होगा, वो कैसा भी टेढ़ा सीधा जुड़ जाएगा पैर। दैट वोंट बी फीजिबल फॉर द पेशेंट। तो वी गो फॉर आर्थ्रोडेसिस। इवन अगर आप सर्जिकली इंटरवीन नहीं करना चाहते, यू वांट कि पेशेंट का मतलब एंकाइलोसिस ही हो बट इन अ सर्टेन वे, विल गिव हिप स्पाइकर डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, है ना। आप उस हिसाब से हिप स्पाइका दोगे कि अगर उसे फ्यूज होना भी है तो वैसे ही फ्यूज हो जैसा हम चाहते हैं, जिस रोटेशन में या न्यूज में चाहते हैं। गर्दन आर्थ्रोप्लास्टी, आपको ये जो दिख रहा है फीमोरल हेड एंड नेक, ये सारे काट के निकाल दिए गए। देखो इट्स जस्ट लाइक अ मोटर प्रेशर, जैसा आप देखते हो आप, यही रहेगा। पेशेंट में मोबिलिटी काफी है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। पॉट स्पाइन अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं।